गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये रिटर्न टू फैक्टर जो है वो स्टार्ट करा था, जिसमें कि हमने इसके 3 फेजेस थे: इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, तो हमने जो है उसमें सिर्फ लेक्चर में जो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर जो है वो पढ़ा था, जिसमें कि हमने बताया था कि जैसे जैसे हमारे जैसे एक जो हमारा फैक्टर है वो कांस्टेंट होता है और दूसरा वेरिएबल होता है। जैसे इसमें लैंड आपका कांस्टेंट है और लेबर जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें टोटल प्रोडक्शन जो है वो टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, और ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है ना, तो हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण थे। देखो, टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है इसके कारण थे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर एंड बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। इसके कारण जो है हमारा जो है जो रिटर्न टू फैक्टर है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर होता है। ठीक है, यानी कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो किस रेशो में मिल रहा है या रेट में मिल रहा है, वो इंक्रीजिंग रिटर्न में मिल रहा है। आज हम पढ़ेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर। तो कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रिटर्न अ फैक्टर रेफर्स द स्टेज व्हेन इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर नो मोर रिजल्ट्स in increasing marginal product of the factor, rather marginal product of the factor tends to stabilize. Accordingly, total output increases only at the constant rate. Inversely, the marginal cost of a production must remain constant. ठीक है, इसमें जो है जो आपका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। जैसे ये टेबल दिया हुआ है आपका, ठीक है, इस टेबल में देखो आपका लैंड जो है वो फिक्स फैक्टर है एंड आपका जो है लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, तो इसमें जो है देखो टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन किस रेट में हो रही है? कांस्टेंट रेट में। देखो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, क्या डिफरेंस है इनका आपस में? 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो ये किस रेट में इंक्रीज हो रहा है? कांस्टेंट रेट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें जो है आपका मार्जिनल जो प्रोडक्ट है उसका जो डायग्राम बनेगा या जो उसकी ये बनेगा डायग्राम है जो इसकी, वो कैसे बनेगी? कांस्टेंट रेट में बनेगी। ठीक है, क्योंकि हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन जो है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कौन सी रेट में बढ़ रहा है? कांस्टेंट रेट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसमें जो है पहले जो मार्जिनल प्रोडक्शन था वो हमारा कैसे था? इंक्रीजिंग रेट में था, लेकिन अब जो है हमारा कांस्टेंट रेट में बढ़ रहा है और आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो भी जैसे 5, 10, 15। अब इसके कॉजेज़ करेंगे हम, कॉजेज़ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर, कि किस कारण से ये जो हमारे रिटर्न टू ए फैक्टर है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, कि जो जैसे कि पहले हमने क्या करा था, कॉजेज़ थे जो हमारा जो ये रिटर्न टू फैक्टर आ रहा था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा था, तो उसमें था फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। ठीक है, तो उसका जो टोटल प्रोडक्शन था हमारा कैसे था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, या आपका मार्जिनल प्रोडक्शन था वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। लेकिन अब जो है आपका जो ये जो फैक्टर फिक्स फैक्टर है इसका यूटिलाइजेशन जो है ऑप्टिमम, यानी कि इसका जो यूटिलाइजेशन है वो हो चुका है। ठीक है, ए प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। अ स्टेज कम्स व्हेन द फिक्स फैक्टर गेट optimally utilized is here that marginal product of the variable factor is maximized and tends to remain constant। कि अब जो है हमारे जो फिक्स फैक्टर हैं, ठीक है, वो जो है ऑप्टिमम जो है उनका यूटिलाइजेशन जो है वो हो चुका है। ठीक है, यानी कि अब उसमें नंबर ऑफ लेबर जो है इंक्रीज करने से है उसकी प्रोडक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट रेट में ही इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइडियल फैक्टर रेशो। आइडियल फैक्टर रेशो मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर corresponds to an ideal ratio between the fixed factor and a variable factor. Hence marginal product of the factor establishes at its maximum। कि जो हमारे जो फैक्टर हैं, रेशो है, वो क्या है? अब आइडियल है। ठीक है, अब इसमें जो है ज़्यादा इंक्रीज़ करने से प्रोडक्शन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि जो हमने प्रोडक्शन करना था मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर जो है वो क्या है? अब ये मैक्सिमम आ चुका है,
ठीक है। अब हमने इससे ज़्यादा जो है वो अब क्या होएगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। कि जो वेरिएबल फैक्टर है हमारा, देखो फिक्स फैक्टर है, उसका भी फुल यूटिलाइज हो गया है कि उसके ऊपर हमने लेबर को जितना बढ़ाना था वेरिएबल फैक्टर को वो बढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट है आपका आइडियल फैक्टर रेशो। अब जो रेशो है वो भी आइडियल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, कि इनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो चुका है किसका, वेरिएबल फैक्टर का, लेबर का। अब लेबर को फिक्स फैक्टर पे, जैसे 1 हेक्टेयर लैंड है उसके ऊपर कितना आप जो वेरिएबल फैक्टर है उसको इंक्रीज करते जाओगे कि प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। लेकिन अब जो है वो मोस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर हो चुका है, ठीक है। अब उसको इंक्रीज करने से, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने से हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट में ज़्यादा जो है इंक्रीज नहीं होगा, वो कॉन्स्टेंट रेट में ही इंक्रीज होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका डिमिनिशिंग, तो नेक्स्ट है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, ठीक है। तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर का क्या मतलब है कि जो भी हमारे रिटर्न आएंगे वो कैसे आएंगे, डिमिनिशिंग आएंगे, ठीक है। डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं इसको, रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच टोटल आउटपुट टेंड्स टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। ये इंक्रीज तो होगा, देखो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है 5, 8, 10, 11, 10 एंड 10, ठीक है। लेकिन किस रेशो में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग। देखो अब मार्जिनल प्रोडक्शन आपका 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 एंड -1 है, ठीक है। ये इंक्रीज होएगा लेकिन किस रेट में होएगा, डिमिनिशिंग रेट में होएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये डायग्राम दिया हुआ है, आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है लेकिन थोड़ा स्लोली होता है, स्लोली, ठीक है ना। इसलिए इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से आएगा आपका, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ये डाउनवर्ड स्लोप होएगा, ठीक है। इट मे बी 0 एंड इट मे बी नेगेटिव। देखो जैसे आपका यहाँ है 0 भी है एंड नेगेटिव भी है, ठीक है। इसमें आपका लॉ ऑफ जो डिमिनिशिंग रिटर्न है, इसमें आपका मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो आपका 0 भी होगा और नेगेटिव भी होगा, ठीक है। ये जो वेरिएबल फैक्टर है, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड आपका मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है ना। मार्जिनल प्रोडक्ट की ये डायग्राम बनी हुई है, तो इसका डाउनवर्ड स्लोप होएगा, इट मे बी 0 एंड इट मे बी नेगेटिव। और आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा डिक्रीजिंग रेट में, मतलब इंक्रीज तो होगा लेकिन जैसे एकदम इंक्रीज होता है वो नहीं होगा। जैसे पहले आपके डायग्राम थे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में, बिकॉज कैसे इंक्रीज हुआ था ये देखो, ठीक है ना। लेकिन अब कैसे इंक्रीज हो रहा है, ऐसे, एंड ये कांस्टेंट भी होएगा, देन डाउन भी जाएगा ये, ठीक है ना, टोटल प्रोडक्शन। तो ये आपका क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोल सकते हैं आप इसको, या डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर बोल सकते हैं। अब इसके पीछे क्या क्या कॉजेज हैं कि क्यों ये आपका जो रिटर्न टू फैक्टर है वो डिमिनिशिंग होता है। फर्स्ट है आपका फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, कि फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर इज अ प्रिंसिपल कॉज दैट एक्सप्लेन द एक्वरेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कंटिन्यू टू बी combined with the fixed factor, the latter goes over utilized, ठीक है। इसका मतलब है कि अब हम एक ही लैंड के ऊपर, 1 हेक्टर लैंड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अगर वेरिएबल जो फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमें उससे टोटल प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। इट विल बी डिक्रीजिंग ऑर्डर, इट विल बी इंक्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये इंक्रीज तो होगा लेकिन कैसे होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्परफेक्ट फैक्टर substitutability, sorry students, imperfect factor substitutability, the factor of production are imperfect substitutes, ठीक है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैसे, imperfect substitute of each other, more and more labor, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हम लगा रहे हैं वो सब्स्टिट्यूट है, 1 लगा लिया, 2 लगा ली। फॉर एग्जांपल कैन नॉट बी कंटिन्यूसली यूज्ड इन प्लेस ऑफ एडिशनल कैपिटल, ठीक है। लेकिन हम लेबर तो इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन कैपिटल को एडिशन यूज थोड़ी कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए वेरिएबल फैक्टर बिकम्स इनएविटेबल। तो ये जो है हमारा जो हमारे रिटर्न्स होते हैं वो डिमिनिशिंग ऑर्डर में होते हैं। नेक्स्ट है आपका पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, कि जब आपकी पुअर कोऑर्डिनेशन होएगी आपकी फैक्टर की तब हमारे लॉस जो होंगे या हमारा जो रिटर्न्स होंगे वो डिमिनिशिंग ऑर्डर में होंगे। जैसे कंटिन्यूस इंक्रीजिंग
एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर अलॉन्ग विद फिक्स फैक्टर, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फिक्स फैक्टर तो सेम है, ठीक है, 1 हेक्टर लैंड है, 1 हेक्टर लैंड है, वेरिएबल जो फैक्टर है लेबर है उसको इंक्रीज करते जाते हैं, तो टोटल प्रोडक्शन जो है हमेशा ही थोड़ी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है ना। एक समय ऐसा आता है जब जो आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ जो भी आपका रिसोर्सेज हैं या फिर आपके फैक्टर्स हैं, आपने उसका बेस्ट यूज़ ले लिया होता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है रिजल्ट कैसे होते हैं, उनका पूर कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन द फिक्स फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग फैक्टर return accordingly sets in. The coordination between the factor may get so distorted that total production start declining, so that MP of the variable factor becomes 0 or even negative. हम इनका जो है जो कोऑर्डिनेशन होता है दोनों फैक्टर्स का, जो आपके लेबर है एंड आपका लैंड है, यानी कि फिक्स फैक्टर एंड लैंड है, इनकी कोऑर्डिनेशन अगर सही नहीं होती है या एक ही हेक्टर लैंड के ऊपर आप कितने ज़्यादा लेबर को लगा सकते हो, ठीक है, इनका पुअर कोऑर्डिनेशन है, तो हमारा जो है ये मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ तक ही पढ़ेंगे आज हम, और कल करेंगे हम अब नेक्स्ट लेक्चर में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। थैंक यू।